बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी है, जबकि आज़म खान सवाती साहब को आज जमानत पर रिहा कर दिया गया है। समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। सर, आज वफाकी काबीना के इजलास में मुआशी पॉलिसीज़ पर जो है वो बात की गई और इसके हवाले से हिकमत अमली वज़ा करने पर जोर दिया गया, जबकि इमरान खान साहब ने मुल्की मईशत पर वाइट पेपर जारी कर दिया है। क्या इस सूरत में मुल्की मईशत में कोई बेहतरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइंदा आने वाले में? किसी किस्म की कोई बेहतरी तो नज़र नहीं आ रही, और बल्कि कशीदगी बढ़ने जा रही है अगले चंद दिनों में सर, और सियासी महाज पे कशीदगी बढ़ेगी। और जाहिर है कि हुकूमत एक मिनी बजट ला रही है और उसमें जीएसटी भी लगाने पे गौर हो रहा है और लेवी बढ़ाने पे भी गौर हो रहा है। आईएमएफ की जो शराइत हैं उन्हें पूरा करना ज़रूरी है, और हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम तो किए गए हैं, मुझे तो अब देखिए ना, उसमें आज उन्होंने कहा कि तवानाई को बचाया जाएगा, एक ख़ास किस्म के जो बल्ब हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, मतलब वो उनकी पैदावारी बंद हो जाएगी बल्बों की, और मार्केटें जो हैं 8:30 बजे और शादी हाउस 10 बजे बंद कर दिए। सारे मुल्क के जो ताजिर हैं उन्होंने तो मुस्तरद कर दिए। ये मईशत को ठीक करने के क्या कोई यानी कोई वर्केबल प्लान्स हैं? देखें, पाकिस्तान में इस वक्त मईशत पहले ही रुकी हुई है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एलसीज नहीं खुल रही, कारखाने नहीं काम कर रहे। अब वो जो कारखाने नहीं काम कर रहे, मईशत ठंडी हुई हुई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे कई मुल्कों ने तो उसको रीस्टार्ट किया है ताकि वो पूरी दुनिया में जो हालात ख़राब हैं इस वक्त मईशत के, उन पे काबू पाए। लेकिन पाकिस्तान में तो आपने बिल्कुल ही स्लो कर दिया कि जी दुकानें भी नहीं होंगी, लाइट भी बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। काबीना का इजलास आज, उसमें भी कह रहे हैं कि लाइट्स नहीं जली। वो दिन में हुआ था तो लाइट्स क्यों जलाने की ज़रूरत क्या थी, पर्दा पीछे कर लेते। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई इससे इस तरह की चीज़ों से मईशतें ठीक होती नहीं हैं, क्योंकि जहाज़ी साइज़ की, बल्कि टाइटैनिक साइज़ की एक काबीना है। और आपको पता है ये टाइटैनिक के साथ फिर क्या हुआ था? तो वो टाइटैनिक जो है वो, उसके साथ शहबाज शरीफ साहब चल रहे हैं, लेकिन वो टाइटैनिक जो है वो, अब मैं क्या कहूँ क्या हुआ था उसके साथ। लेकिन इशू ये है कि उस पर या तो होना छोटी सी काबीना और वही कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और साथ उसके इत्तेहादी, जैसे हमेशा रवायती तौर पे होता रहा, और कोई फंक्शनल पार्लियामेंट है, कोई कानून साजी हो रही है, कोई बात हो रही है। ये तो एक अजीब सा एक अरेंजमेंट था, जिससे इससे ज़्यादा तो कोई, इससे मैंने ख्याल के बदतर कारकर्दगी हो सकती थी। और ये नहीं, ये इनबिल्ट ऐसा ही था, क्योंकि कानून साजी नहीं हो पा रही। कोई एक पार्टी जो है वो मुकम्मल डिपेंडेंट है दूसरी पार्टियों के, जो कि खुद बड़ी पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है, और जो तहरीक इंसाफ है वो बाहर है, जो कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाए, इस वक्त इलेक्शन होता है तो स्वीप करते हैं, तो इसलिए इलेक्शन भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं देखें, कशीदगी मैं क्यों बात कह रहा हूं, अदम इस्तेकाम है और रहेगा। उसकी वजह यह है कि एक डिसफंक्शनल सिस्टम चल रहा है ना, ये इसमें इस सिस्टम में कोई, यानी ये कब तक रहेगा, कैसे रहेगा। मिसाल के तौर पे कराची में जैसे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, कल रात को वज़रा गए, उनका नाकाम हो गया उनका विजिट। वो यहाँ से खुसूसी त्यारे में गए, वज़रा काबीना गई, और वो काबीना ने क्या कराची में बात की, वो मीडिया से भी नहीं बात उन्होंने की। बाद में वज़रदारी साहब भी थे वहाँ पे, एमक्यूएम के लोग भी थे, तमाम एमक्यूएम की जो, तमाम तो नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान के। और फिर उसके बाद कामरान टसूरी साहब भी पहुँच गए, वज़ीर आला भी पहुँच गए, किसी ने उसके बाद बात ही नहीं की। फिर वो चले गए वापस। फिर उसके बाद कामरान टसूरी साहब जो गवर्नर, वो भी शायद इस्लामाबाद पहुंचे। फिर उनकी क्या बात हो रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने कोई गारंटी नहीं ली थी एमक्यूएम को। मैंने पहले भी कहा ना, एमक्यूएम को उन्होंने कहा था जरदारी साहब देखेंगे। अब ये गैर फितरी सी बात है कि, मतलब वैसे तो पीपल्स पार्टी की हर हुकूमत में एमक्यूएम रही है। मसला ये है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं और नहीं भी रहे।
लेकिन इशू ये है कि वो जो बलदियाती इशू में चल रहा है कराची का, उसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब बड़े एक्टिव हैं। अच्छा, फिर एमक्यूएम जो है वो उसकी गालिबन वो बात बनी नहीं सिंध हुकूमत के साथ, जिसके नतीजे में आज गालिबन उनका कोई इजलास हो रहा है और उसमें वो एमक्यूएम जो है वो एक जाहिर है उनका भी एक वोट बैंक, और एमक्यूएम के अंदर ये बड़ी शिद्दत से ये इस बात का एहसास है कि हमारे मुख्तलिफ एक तो आपस में उनकी मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए, और फिर ये है कि उसके नतीजे में उनका जो वोट बैंक है वो पीटीआई ले गई। अच्छा, और मसला ये है कि तो अब वो पूरी कुव्वत के साथ आ रहे हैं वापस, उनके ग्रुप्स आपस में मिल रहे हैं, और उसमें एक बात तो ये है कि मिल रहे हैं या मिलाई जा रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो अभी जाहिर हो जाएगा, क्योंकि वो उनके जो अगर मिलाए भी जा रहे हैं और कोई एक जगह पे एका भी हो जाता है तो देखते हैं कि फिर क्या पॉलिटिकल, लेकिन कशीदगी बढ़ रही, कशीदगी इसलिए बढ़ रही है कि वो कल से अपना एहतजाज वगैरह गालिबन शुरू कर रहे हैं, कि सिंध हुकूमत से उनकी बात नहीं बनी, और सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात की कि कराची में हमारा मेयर होगा, और उसके ऊपर उनके, और फिर हाफिज नईमुर रहमान साहब भी बहुत एक्टिव हैं। तो अब यहां पर ये जो एक तो सिंध में और वहां पर कराची में हालात जो हैं वो किसी भी वक्त, यानी कि सियासी तौर पे तो वैसे ही कसी तो बेड़ा गर्क हुआ है कराची सिंध के बाकी इलाकों का, लेकिन ये है कि वो अब ये बलदियाती इलेक्शंस के ऊपर एक वहाँ पे एक अजीब सूरत हाल बनी हुई है। इस्लामाबाद में हमने देखा बलदियाती इलेक्शंस में क्या हुआ, अभी तक उसको पता ही नहीं चला कि हुए नहीं हुए, क्या बना क्या नहीं बना, तो एक डिसफंक्शनल सिस्टम हर जगह है। पंजाब में देख लें आप, मतलब हुकूमत वो क्या होगा, नौ को इधर लोग जाएंगे उधर लोग जाएंगे, क्या होगा, परवेज इलाही साहब और शुजात हुसैन साहब के दरमियान क्या हुआ, लोग टूटे नहीं, एक पूरा डिसफंक्शनल पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जो कि स्टॉप गैप के तौर पे लाया गया था, रखा गया था या आया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो जाए, और वो लेकिन वो एक गैर फितरी था, एक गैर फितरी जिसका कोई यानी आप समझे ना कि अजीब सा है वो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी, मतलब ये तस्वुर ही अजीब सी बात है, ठीक है। जमीयत उलमा इस्लाम और एएनपी, मतलब ये आप ये कैसे है, ये क्या है, लेकिन बस है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कानून साजी नहीं हो पा रही, ऑर्डिनेंस कभी इशू होते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी मसले मसाइल, तो मुल्क में स्टेबिलिटी तो तब आएगी ना जब कोई फंक्शनल हुकूमत होगी, और या तो पीटीआई वापस आके असेंबलियों में बैठेगी, जो अब नामुमकिन है। अब क्या 3 महीने पहले वो आएंगे इलेक्शन, 3-4 महीने 5 महीने जितने भी रह, और उधर से मुस्लिम लीग नून भी यकीनन अभी समझ रही है कि उनको इलेक्शंस की तरफ जाना है, और ये सिस्टम नहीं चल रहा, और ये सिस्टम कैसे कशीदगी की तरफ जाता है, फिर ये गिरता है, या ये सिस्टम से मुराद ये जो पार्लियामेंट है, ये जनवरी फरवरी मार्च मई जो भी होगा, ये एक हर गुजरते दिन के साथ इस शहबाज शरीफ साहब के लिए, सागदार के लिए साहब के लिए ये मसाइल लेकर आता जाएगा। इसी में गालिबन कहीं पर अब चूंकि इलेक्शन ईयर शुरू हो रहा है और इलेक्शन की तरफ मामला जाते नजर आ रहे हैं सबको, इसलिए मुस्लिम लीग नवाज के अंदर आज तब्दीली आई है, यानी तब्दीली तो नहीं, यानी उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ा फैसला हुआ है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो सीनियर नायब सदर। अब ये मरियम नवाज साहिबा का सीनियर नायब सदर होना इस बात को इंडिकेट करता है कि मामला आगे इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, जो भी उसकी टाइमिंग्स होगी जैसे भी होगा। और अब मरियम नवाज ये देखना यह है कि एक तो मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या हालात डेवलप होते हैं, क्योंकि एक ग्रुप ऐसा है, हम खुद भी हमने बातें सुनी हैं लोगों से जो मरियम नवाज साहिबा को पसंद नहीं करते, जो कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ ज्यादा टिल्ट रखते हैं अपना। अब मरियम नवाज साहिबा क्या किस अग्रेशन के साथ वापस आती हैं, क्या इमरान खान ही एक पंचिंग बैग रहेंगे सबका, तमाम के तमाम जो इस कुर्रे अर्थ पे जितनी भी लोग हैं, क्या उनके सामने से एक इमरान खान ही रहेगा जिसको, या कोई और भी बात लेकर वो सामने आएंगे। तो ये बात बड़ी देखनी है कि इलेक्शन कैंपेन कैसे होती है, और क्या पीपल्स पार्टी का, तो मतलब अभी ये जो है ना, अभी ये तलखियां हैं आने वाले दिनों में। मैंने आपसे कहा नहीं, ये कोई नहीं मान रहा इस बात को कि जी आप टैक्सेस भी लगाएं और आप जो हैं वो मार्केट्स बंद कर दें, यानी पंजाब हुकूमत ने तो वैसे ही बंद कर दिया, केपी में भी नहीं मार्केट्स, कराची के ताजरों ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हमारा तो काम कारोबार ही नहीं चल रहा, तो ये क्या तरीका है भाई आपकी मईशत को ठीक। अच्छा, अब IMF के साथ मुज़ाकरात गालिबन जो हैं वो एक कह रहे हैं कि जी यहां से हम जाएंगे इसको जो 9 जनवरी को जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, और डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जेनीवा में, तो वहां पर एक IMF का डेलीगेशन जिसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये पाकिस्तान वो अलग लोग हैं, ये अलग लोग हैं वो,
लेकिन उन वहां पर गालिबन डार साहब की बात होगी। तो डार साहब की बात होगी जनीवा में, तो उससे तो मुझे अब पता नहीं उसके नतीजे में वो IMF का प्रोग्राम बहाल, क्योंकि उनकी शराइत तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। डोनर्स कॉन्फ्रेंस तो एक अलग है। तो मेरा ख्याल ये है कि आज भी देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें माशी फैसले वगैरह ऐलान किया गया, उसमें तो उसमें सारे ही वज़रा मौजूद थे और मईशत के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन डार साहब नहीं थे। डार साहब की कमी महसूस हुई। वजीर दिफा जो है उन्होंने माशी पॉलिसियों का ऐलान किया। उसकी वजह गालिबन ये थी, ये हो सकती है जो मुझे समझ में आई, कि वजीर दिफा जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और तो मेरी कोई समझ में नहीं आई, बाकी वज़रा भी साथ थे, कि कल जो है वो सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में वो मईशत, मुल्क की जो मईशत है और मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो ज़ेर बहस आई। अब मेरा ख्याल है कि वो तनाजुर, शायद मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तनाजुर अलग अलग होगा। एक तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है ना, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो आपके अवाम के अंदर, मतलब उनके अंदर सुकून है, चैन है, सब आराम से कारखाने चल रहे हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, बेरोजगारी तो नहीं है, हॉस्पिटल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। एक ये है कि इकोनॉमी अलग और सिक्योरिटी अलग, मतलब तो क्या इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेरा ख्याल है इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है कि लोगों में अनरेस्ट ना, सोशल अनरेस्ट ना पैदा हो गुर्बत की वजह से और महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से, और सिक्योरिटी अलग है, यानी मुल्क की सिक्योरिटी, मजमूई सिक्योरिटी अलग है। एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है कि लोगों में अनरेस्ट ना पैदा हो। एक उस इकोनॉमी का मजबूत मईशत अगर मुल्क की होगी, लेकिन वो जियो इकोनॉमिक्स वाली बात तो अलग है ना। रियलिटी तो ये कि आपकी प्रॉपर दहशत गर्दी और आपको हॉस्टाइल पड़ोस है ना आपका, ठीक है, मतलब आपकी सरहदें जो हैं वो हॉस्टाइल हैं। अब इशू ये है कि चाहे वो एक तरफ की हो या दूसरी तरफ की हो, तो अब आपको यानी फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जो आपके अटैक्स हो रहे हैं, जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो ये टेररिस्ट अटैक्स का इनका ताल्लुक तो कोई आपकी मुल्क की मईशत से नहीं है। लेकिन आपकी मुल्क की मईशत अगर कमजोर होगी तो उसमें वो गैप्स, आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी, आपके पास आने वाले दिनों के अंदर जंगें अगर लड़नी है, जो कि आप नहीं भी लड़ेंगे तो आप सकिन हो जाएंगे जंगों में, क्योंकि दुनिया में ये सूरत हाल है ना। आप देखें ना यूरोप के मुल्क, फिनलैंड, स्वीडन, सुकून पुरसुकून मुल्क, वो जंगें आ गई चारों तरफ से, तो वो फंस गए बीच में कई मुल्क। तो आप ही कैसे समझ सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है वो आपको या इस खत्ते में जंग नहीं आएगी, खत्ते में चारों तरफ जंग है, और आपने बीच में मईशत को भी संभालना है, आवाम को भी देखना है, और सिक्योरिटी भी अपने मुल्क की देखनी है, लोगों की सिक्योरिटी भी देखनी है, और मुल्क की सिक्योरिटी भी देखनी है। तो अब बहरहाल, तो अब मेरा ख्याल है कि अब ये सब एक तरह से आपको जाता हुआ नजर आ रहा है मामला इलेक्शंस की तरफ, लेकिन तलखियों के साथ, तल्ख, बहुत शदीद तलखियों के साथ। उसमें कोई बैठ के अगर बात, मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है, लेकिन अगर बैठ के कोई बात रास्ता निकाला जाता कि जब भी इलेक्शन करवाना है, मई में करवाना है, अप्रैल में करवाना है, अब तो यानी, लेकिन वो तलखियों के साथ ही इस जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, मतलब तलखियों के साथ ही मामलात। और ये जब भी इलेक्शंस का ऐलान होगा उससे पहले कितने अरूज पे चली जाएंगी तलखियां मैं नहीं जानता, ये महंगाई कहां चली जाएगी, IMF का पैकेज नहीं आता, टेक्निकली और लीगली डिफॉल्ट के अंदर मुल्क फंसा हुआ है बीच में, और टैक्सेस लगाने से इससे उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि देखें, मैं दोबारा बात कह रहा हूं कि ये यूक्रेन की जंग खराब हो रही है, यूक्रेन की जंग खराब हो रही है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि रशिया ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि ईस्टर्न यूक्रेन दोनबास के इलाके में जो यूक्रेन की तरफ से अटैक्स हुए हैं, रशिया ने उसको एक्नॉलेज किया है, और यानी रशिया ने तस्लीम किया। उन्होंने तो खैर का 400 फौजी मार दिए हमने, जो रशिया ने के 400 नहीं 63 फौजी गालिबन उनके जो है वो मारे गए। और ये 12वीं जुलाई हम एक्नॉलेज किया, ये बड़ी बात है, ठीक है ना। और मेकेदेवका का इलाका है ये दोनबास में, और ये तास जो है ये कह रहे हैं, तास ने उनकी जो रशियन उनका मीडिया है वो कह रहा है कि 63 सर्विसमैन वहां पे यूक्रेन के रॉकेट स्ट्राइक से मारे गए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों के अंदर हम ये तस्वुर कर सकते हैं कि रशिया बहुत बड़ी कुव्वत से वापस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमलावर होगा। विंटर है, और जनरल विंटर, वही बात, विंटर हमेशा रशिया को सूट करती है, बिल्कुल यूरोप के साथ लड़ाई में। अच्छा, दूसरी जो बात है, दूसरी वो इशू ये हुआ है कि एक अचानक एक नया वाकया उसने यहाँ पे इस जगह पे जन्म लिया है, और एक नई तलखी पैदा हो गई है। और वो तलखी ये है कि, और इसके ताल्लुक फिर पाकिस्तान से, ये मैंने कहा कि दुनिया में कहीं पर भी कोई वाकया हो रहा है ना, उसके असरात दूसरी जगह पे हो रहे हैं। अब
हुआ ये है कि इसराइल में छठी दफा वजीर आजम बन गए जनाब नेतन्याहू, और नेतन्याहू वजीर आजम छठी दफा बन के वो करप्शन केसेस से तो बचत हो गई, लेकिन उसके साथ उनको ये इसराइल की तारीख, जब से इसराइल वजूद में आया है, उनकी तारीख की सबसे इंतहा पसंद सेहूनी हुकूमत है। और उनका जो इतामार बेन गवीर, जो उनका यानी आप समझ लें कि जिनके साथ मिलके इत्तेहादी हुकूमत बनी है, ये जो सेटअप बना है, ये जो है ये एक इंतहा पसंद सेहूनी ज़हनियत रखने वाला शख्स है। और ये जो है, अब इशू यहां पे ये हुआ है कि ये एक ज़माने में ये कैगान तहरीक शुरू हुई थी, ये 1971 में। अच्छा। और ये सेहूनी, ये वो है जो हैकल सुलेमानी बनाना है, मस्जिद अक्सा को शहीद करके, और तमाम अरबों को और मुसलमानों को वहां से निकालना है। अच्छा, जब ये अरब कहते हैं तो अरब के अंदर ये क्रिश्चियन अरब्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो उनको वहां से निकालना है। और यहां पे एक जो रियासत जो कि ग्रेटर इसराइल या सेहूनी ज़हनियत, बिल्कुल राइट है। तो बहरहाल ये जो तो 1971 में ये हुआ कि वहां पे एक कागान मूवमेंट जो है वो उसने जन्म लिया। और कागान मूवमेंट जो थी वो मियार कागान एक साहब थे जो कि रबाई थे, और उन्होंने इसको बनाया। अच्छा, ये कोल्ड वॉर का ज़माना था, तो कोल्ड वॉर के ज़माने में वो सोवियत यूनियन से इसराइल यहूदी आ रहे थे ने, तो ये अमेरिका के अंदर ये वहाँ पे मुकीम थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका से इनको निकाल दिया गया। अच्छा। और निकाला गया तो उस वक्त इन पे इल्ज़ाम ये लगा कि ये वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे जो सोवियत कंपनीज हैं या सोवियत रिलेटेड कुछ जगह हैं, FBI पीछे लगी हुई थी। ये निक्सन और कैसिंजर का दौर है, तो इनको वहाँ से निकाल दिया और इन पे कहा कि उनको ये ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ये इसराइल वापसी हो गई इस शख्स की। इसराइल वापसी हुई तो इसके बाद ये हुआ कि इसराइल में एक मुकदमा चला, और मुकदमा चला लिबियन एम्बेसी को उड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उस ज़माने में म्यूनिख ओलंपिक्स जो थे 74 के, उसमें इसराइली एथलीट्स को का कत्लेआम हुआ था। तो वो जवाबन इस शख्स ने जो है लिबिया की एम्बेसी उड़ाने की मुकदमा चला, सजा वजा माफ़ हो गई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये एक इंतहा पसंद, क्योंकि हमेशा ये होता रहा कि जी अरबों को यहाँ से निकाल दो, मुसलमानों को ख़त्म कर दो, मस्जिद अक्सा के अंदर मुख्तलिफ। तो उसके बाद ये हुआ कि इस शख्स की जो पार्टी थी, कागान पार्टी, अभी भी वो कागानिज्म के नाम से वो यानी एक थॉट वहाँ पाई जाती है, जो कि इसराइल के अंदर जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहते हैं ना, इंतहा पसंद बहुत ज़्यादा, जो यानी कि हाथ मिलाना देखना भी पसंद नहीं करते किसी मुसलमान को, तो वो कागान मूवमेंट पे पाबंदी लग गई। लेकिन उसके जो जानशीन थे वो फिर पावर पार्टी के नाम से वो मौजूद रहे इसराइल के अंदर, और उनके उस पावर पार्टी का जो सरबराह था पावर पार्टी का, वो बेन गवीर, वो जो है वो बन गया वजीर दाखिला नेतन्याहू का। ठीक। उसने आज सुबह वो मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गया। अच्छा। और मस्जिद अक्सा में वो दाखिल हुआ, और मस्जिद अक्सा में दाखिल होने के बाद उसने जो है वो मस्जिद अक्सा की वो तमाम मुआहदे माजी के, यानी 67 की भी जो वॉर थी उसमें भी ये तय हुआ था कि यहाँ पर इस जगह पे कोई नहीं आएगा यहूदी। इससे पहले भी 47 के बाद भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर वो आ जाते थे, लेकिन वहाँ पर वो अपनी जो इबादत थी, हाँ, जहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ते हैं मुसलमान, वहाँ पे नमाज पढ़ने की जगहों पे वो नहीं, वहाँ जाके इसने वहाँ पर ये दाखिल हुआ। और दाखिल होने के बाद इसने जो है वहाँ पे इसने जो है वो वही बात कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और इसने सबको बताया। अब ये जो शख्स है ये खुद रहता कहाँ पे है? ये मगरिबी किनारे पे जो गैर कानूनी यहूदी आबादकार हैं उनमें से एक है, यानी मानता ही नहीं कि ये किसी किस्म का ओस्लो में मुआहदा हुआ है या इससे पहले, बिल्कुल।
अब उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में यह हुआ कि एक तो हमास की तरफ से देखें, फ़लस्तीनी वो तो अल-फतह तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, फारिग हो गई है, वहाँ पे महमूद अब्बास की और यासिर अरफ़ात वाली फतह वो, क्योंकि ये इसका एक नारा ये भी है कि मैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी को नहीं मानता, यानी महमूद अब्बास को मानता ही नहीं है, जब वो ये नहीं कहता है कि वो जो तमाम मगरबी किनारा है वो भी हमारा ही है, बल्कि हम उर्दन तक हैं, इसका ये कहना है, ठीक है ना, ग्रेटर इसराइल की बात करता है ना। अब ये हुआ कि जनाब वो महमूद अब्बास तो पहले तो महमूद अब्बास की तरफ से महमूद जाहिर है वहां इलेक्शन नहीं हो पा रहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी को, इससे पहले जब हुआ था तो उसके नतीजे में दो हिस्सों में तकसीम हो गए थे फ़लस्तीनी, गजा के अंदर हमास और यहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी। हमास ने कहा कि हम बदला लेंगे, फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी शदीद एहतजाज किया और फिर मामलात इस हद तक ख़राब हो गए। यानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से इसकी मजम्मत होगी। शहबाज शरीफ साहब अगर ये बात सुन रहे हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात सुन रहे हो तो उन तक इतला है कि यूएई की तरफ से यूएई का दौरा करना था नेतन्याहू ने, क्योंकि ज़ाहिर है अब्राहम एकॉर्ड्स हुए थे। तो ये 7वीं स्लाइड है कि यूएई ने कंडेम किया स्टॉर्मिंग ऑफ अल-अक्सा मॉस्क, ठीक है, बाय इसराइली मिनिस्टर। स्टॉर्मिंग, वो इसको नाम दे रहे हैं स्टॉर्मिंग का। तो गल्फ न्यूज को हम कोट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर इजिप्ट टुडे को हम कोट कर रहे हैं कि इजरायली मिनिस्टर्स ब्रेकिंग इनटू अल-अक्सा मॉस्क, इजिप्ट वार्न्स ऑफ रिपरकशंस। फिर उसके बाद जो है वो अमेरिका की तरफ से कंडेमनेशन हुई है। अरब न्यूज कह रहा है कि सऊदी अरेबिया कंडेम्स विजिट बाय इजराइल एक्सट्रीम राइट विंग मिनिस्टर टू अल-अक्सा मॉस्क। टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि जी सऊदीज एंड यूएई जॉइंग वेव ऑफ कंडेमनेशन। अच्छा, उसके बाद जो है वो जेरूशलम पोस्ट कह रहा है नेतन्याहू पोस्टपोन्स ट्रिप टू यूएई आफ्टर बेन गुरीव टेम्पल माउंट विजिट। इशू मेरा सिर्फ कहने का, ओआईसी की तरफ से कंडेमनेशन हुई है, अमेरिका की तरफ से कंडेमनेशन हो गई है। अमेरिका ने कहा है कि स्टेटस को अगर खराब किया गया, यानी जो पहले मुआहदे थे तो उसके नतीजे में हालात खराब हो जाएंगे, तो अमेरिका की तरफ से कंडेमनेशन हुई है। और इजिप्ट पूरी ओआईसी की तरफ से हो गई है, तो तुर्की की तरफ से, सब की तरफ से हो गई है कि ये खुदारा यहां पर जो पहले ही इतने जंगें तनाज़ात, ये कहां से बंदा आ गया जिसको अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया। अच्छा, कुछ अर्से पहले ये हुआ लेकिन कि अमेरिका ने इनको निकाल भी दिया टेररिस्ट लिस्ट से। क्यों निकाला मैं नहीं जानता, जाहिर है कि उनकी अपनी पॉलिसी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस इशू को देखिए, गार्डियन क्या खबर दे रहा है, एक्सट्रीम राइट इजरायली मिनिस्टर विजिट्स अल-अक्सा मॉस्क कंपाउंड 19th, ठीक है। अच्छा, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे कर रहा है, हार्ड लाइन इजरायली मिनिस्टर विजिट्स वॉलेटाइल जेरूशलम होली साइट। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज चल रही है हमारे यहां। इसकी मैं ये नहीं कह रहा बात कि हमें सिर्फ कंडेमनेशन करनी चाहिए या हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए, बयान देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस मशरिक़ वुस्ता सेटल नहीं है, यानी अरब ममालिक, और ये तो मतलब मस्जिद अक्सा, ये तो किबला अव्वल की बात हो रही है ना। अब वहां पर देखिए ईरान की टॉक्स मुझे नहीं पता कहां जाती हैं। यूएई, अरब ममालिक, ओआईसी की स्टेटमेंट आ गई। इजिप्ट की तरफ से हालांकि नेतन्याहू को मुबारकबाद दी गई थी, इजिप्ट का एक मुआहदे वगैरह, लेकिन वो सब मुझे नहीं पता अब्राहम एकॉर्ड का, ये एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट आने के बाद और इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं, और ये साल सबसे बुरा गुजरा है फलस्तीनियों के लिए। 220 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, और ज्यादा शहीद हुए मगरबी किनारे पे, गजा में कम हुए, मगरबी किनारे पे। ये बराह रास्त इसराइल में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं, इनका ताल्लुक बनता है ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता से बल्कि यूक्रेन से। वो पिछली मैं पूरी बात बता चुका हूं कि यूक्रेन और इसराइल का क्या ताल्लुक आपस में, यहां पर इसराइल से, रशिया से ज्यूज कैसे निकले, जर्मन्स का क्या ताल्लुक रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो जो हॉलोकॉस्ट की बात, यानी ये लिंक्ड है आपस में, इंटरलिंक्ड है। यानी हम माजी में चले जाएं तो आप हो ही नहीं सकता कि आप टर्की को डिस्कस करें तो सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों का नाम सल्तनत उस्मानिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां पर इस वक्त चूंकि इश्यूज इतने ज्यादा वॉलेटाइल, पाकिस्तान में स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप का, स्टेबल गवर्नमेंट का होना जरूरी है। यानी वो एक होता है ना, अब वो जितना अरसा रह गया, या इस पार्लियामेंट को फंक्शनल किया जाए या नए इलेक्शंस की तरफ जाएं, लेकिन वो इस तरह से, या एक डेट अनाउंस कर देना कि भाई अप्रैल में होगा, अप्रैल में असेंबली डिसॉल्व करेंगे, मई में करेंगे, इस महीने। अब वो ये जो बेयकीनी है ना, जा रहा है सेटअप, इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं, नहीं हम आगे नहीं, एक साल और खींचेंगे, उसके नतीजे में इतना ज्यादा अदम इस्तेकाम है। अच्छा, अदम इस्तेकाम अब इमरान खान की तरफ से नहीं है भाई, अदम इस्तेकाम यह है कि जब हुकूमत
इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है इमरान खान को कोसने के अलावा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब चूंकि इलेक्शन ईयर में दाखिल हो रहे हैं, तो वो किस मंशूर के साथ दाखिल हो रहे हैं? क्या इस मंशूर के साथ कि इमरान खान तबाह कर गया 75 सालों में, इसके अलावा कोई और बात भी है? ठीक है सर, ब्रेक ये तो हमें पता है ना कि 1947 से इमरान खान क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। इससे हटके भी कोई बात है कहने वाली तो वो करें, रिलीफ दें आवाम को, और जो महीने उनको गुजार के फिर इलेक्शंस की तरफ चले जाएं अगर रहना है तो। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, जहां इस मुत्तहिदा हुकूमत को मुतादिद मसाइल का सामना है, वहीं इत्तेहादी भी नाखुश हैं। MQM की जानिब से जो मुतालबात किए गए, आज पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा कि 3-4 माह का वक्त दरकार है नए हल्का बंदियों के लिए। आप क्या समझते हैं कि इत्तेहादी जो है वो इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? हुकूमत, ये देखें अरेंजमेंट, फिर मैं उस पर आता हूँ। पीपल्स पार्टी खुद भी वजारत उज़्मा ले सकती थी, लेकिन ज़रदारी साहब ने, और ये खुश है पीपल्स पार्टी, उनके तकरीबन तमाम वज़रा, जितने भी वज़रा और जितने भी लोग हैं, वो इस बात पर खुश हैं कि ज़रदारी साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया। और वो अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही कहला रही है। और सबसे मुश्किल वजारत जो है वो यानी मईशत। और जब मैं मईशत पे कहता हूँ कि इमरान खान की गलती नहीं है, तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सारी की सारी जो है वो इनके कोई 8-9 महीनों का मसला है। वो हालात ही ऐसे हैं दुनिया के। देखें, अब मिसाल के तौर पे ये कोविड का आज सामने आ गया हमारे, कि कराची से कोविड के जो है वो वेरिएंट्स निकले हैं, ठीक है। ये वो वेरिएंट्स नहीं है जो चाइना वाले हैं। अच्छा। ये वो तो ये मुख्तलिफ है। नहीं, मकसद उसमें होता रहता है ना, उसकी जो है वो, अब उसमें ये वो नहीं है जो चाइना के हैं या जो खतरनाक है, ये और वेरिएंट्स हैं। ठीक है ना, मतलब ये वो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक वहां पे एक खबर आई कि जी जरा मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, उसके बाद टेंशन पे लगी। NIH ने भी वजाहत की कि भाई ये वो वेरिएंट्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं जो खतरनाक है। और बरतानिया में भी कई मुल्कों ने जो चाइना से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो वो साथ ही एक और बात भी कह रहे हैं कि जी अगर आप पॉजिटिव हैं तो भी आपको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। यानी ये है खतरनाक, लेकिन अभी तक वो उसकी वो सूरत हाल होती है ना कि डेथ्स हो जाए उसके नतीजे में बहुत ज्यादा, यानी ट्रांसमिशन ज्यादा हो रही है, लेकिन उसकी जो यानी इस अंदाज में वो खतरनाक है। और उसमें अलामात है ब्रेन फॉग और ये सारी बातें। लेकिन वो ये नहीं कि वो जी आप अगर पॉजिटिव आ जाए बरतानिया के एयरपोर्ट पे, तो वो आपको आइसोलेशन में वो आपको टेस्ट करके फिर ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन, वो नहीं हो रहा अभी तक। अच्छा, तो अब ये इकोनॉमीज खुल रही हैं, दुनिया बातचीत कर रही है ये तेजी के साथ, क्योंकि मईशत इतनी गिरी है कोविड के बाद, और कोविड के बाद यूक्रेन, जो वाहिद चीज अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये जो पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं इस बात को हम कब अरसे दराज से कह के देखें, अब इशू ये है कि फिलिपीन के जो है वो प्रेसिडेंट मार्कोस चाइना का दौरा कर रहे हैं। अब हम कहेंगे जी उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल बनता है दौरा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो जो है वो जा रहे हैं पैसिफिक आइलैंड्स की तरफ। पैसिफिक आइलैंड्स, वो फिजी वगैरह, वहां पर वो वहां का उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बात सारी ये है कि फिजी तो नहीं जाएंगे, दूसरे आइलैंड्स का एक आइलैंड का नाम अनाउंस हुआ है, अभी तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ उनका विजिट, तो पैसिफिक का दौरा कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये यहाँ पर इस वक्त ये जो बात चल रही है, कहते हैं ना ऑपरेशन तो नहीं, ये TTP के अगेंस्ट ऑपरेशन तो तब होगा ना जब बहुत बड़ा कोई इलाका है और वो आपके हाथ से निकल गया जैसे पहले था और गए आप उस इलाके में। लेकिन हर वक्त तो कॉम्बिंग ऑपरेशन तो होता है ना कि यहाँ पे दहशतगर्द हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर हैं, यहाँ से पकड़ें, यहाँ से इसको करें। तो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन और पूरे मुल्क में है। वो तो आपको देखें ना, बलोचिस्तान में कभी वाकया पेश आता है, आज पंजाब के अंदर कोई वाकया पेश आया है, फिर कभी KP में, कभी इस्लाम, तो ये पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन डजंट मीन कि पूरे मुल्क के अंदर एक ऑपरेशन, वो तो हर वक्त चल रहा होता है इंटेलिजेंस ऑपरेशन, और तमाम मुल्क कर रहे होते हैं अपने अपने मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी का खिलाफ। उस तरह का एक ऑपरेशन मैसिव लेवल में चलेगा। और अफगानिस्तान से निगोशिएशन इस बात पर होगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ वो ग्रुप नहीं है जो TTP नहीं है, सिर्फ वहां पर वो ग्रुप भी हैं जो चाइना के खिलाफ हैं, वहां वो ग्रुप भी हैं भाई रशिया के खिलाफ हैं, वो ग्रुप भी हैं जो ताजिकिस्तान के खिलाफ, नहीं भारत के खिलाफ तो नहीं है ना, वहां भारत की बॉर्डर नहीं लगता।
वहां पर वो ग्रुप भी हैं जो कि ईरान के खिलाफ हैं। तो जितने ग्रुप्स जो हैं, जो आसपास वहां पे ममालिक, पड़ोसी ममालिक हैं, उनके लिए वो कोई उनसे बात नहीं कर रहा, उनसे कोई बात नहीं कर रहा। यानी वो कह रहे हैं कि जी वो टेररिस्ट हैं, तो इनके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। अब अगर उनके साथ बातचीत नहीं होगी वहां पे, तो यानी ना ताजिकिस्तान इंटरेस्टेड है, ना ईरान इंटरेस्टेड है, ना चाइना इंटरेस्टेड है, ना रशिया इंटरेस्टेड है। रशिया के बड़े कंसर्न है, चाइना के भी बड़े कंसर्न हैं, ठीक है ना, कि यहाँ ईस्ट जो शिंगयांग के अंदर दोबारा। तो अब पाकिस्तान ने भी क्लैरिटी के साथ कह दिया कि भाई हमने नेगोशिएशंस की थी। अच्छा, पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान हमेशा, या ये टीटीपी तो बाद में बनी, उससे पहले भी जब ये ग्रुप्स थे, हमेशा मुज़ाकरात होते हैं, और मुज़ाकरात में कहीं ना कहीं कुछ ना कोई फायदा होता। अगर हम कहें कि बिल्कुल मुज़ाकरात जीरो हो जाते हैं, एक स्टेज ऐसी आती है कि कुछ फायदा भी हो जाता है, बातचीत चलती है, कुछ लोग हथियार फेंक देते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम नहीं लड़े, कुछ लोग लड़ते रहते हैं, फिर उनके साथ लड़ाई होती है, फिर वो, तो मतलब एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो एक अरसे तक चलेगा। क्योंकि वहां तो देखिए बच्चियों के स्कूल भी नहीं खोल रहे, वहां तो वो ह्यूमन राइट्स का इशू है दुनिया में, और वो ब्लॉक हो जाएंगे चारों तरफ से। क्योंकि उसकी वजह ये कि पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा वकालत कर रहा था। अफगान वजारत दिफा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, उन्होंने कहा वो कि वजारत दिफा का रद्द-ए-अमल, वो सेंसिबल, वो वहां पे जो सेटअप एक बैठे हैं उसमें बड़े ज़हीन, बड़े अच्छे लोग भी हैं, तजुर्बाकार भी हैं, और वो समझते हैं इस बात को कि अगर ये दहशतगर्दी वाला फैक्टर शुरू हो गया कि अफगानिस्तान की सॉइल से ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, स्कूल भी नहीं खोल रहे, दहशतगर्दी, तो दुनिया में फिर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, जो कि बड़ी मुश्किल है। और चाइना है, अब प्लेयर चाइना है, अब प्लेयर यहाँ रशिया है। मैंने तो कहा ना पड़ोस में, अब यहाँ पर अमेरिका तो जगह ढूंढ रहा है ना कि ताजिकिस्तान में इधर उधर दाएं बाएं बैठ जाए। इशू ये है कि अब यहां चाइना और रशिया में तो वो बिल्कुल एक फ्लैट कर देंगे अगर यहां पर कोई भी लिंक निकला कि अफगानिस्तान से उनके किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट शुरू करने हैं आने वाले दिनों में। चाइना ने भी, खास उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके साथ ही तालिबान जो है उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में बड़ा रोल प्ले किया है चाइना ने, और अमेरिका भी जाहिर है कि एक इस प्लेयर है, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा कि यहां पर इस वक्त गड़बड़ शुरू हो। अब इशू ये कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस, ये इंडिया और चाइना का के दरमियान एक मामला आने वाले दिनों में फिर दोबारा शुरू होगा। और इंडिया को, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो सिचुएशन बनी है ना नेपाल के अंदर, और नेपाल और श्रीलंका और ये दाएं बाएं आगे पीछे, एक बड़ी कैलकुलेटेड सी उनकी मूव होगी। वो मूव मुझे नहीं पता कि सर्दियों के दौरान ही होगी या सर्दियों के बाद, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे। चाइना आगे बढ़ेगा, और चाइना और इंडिया के दरमियान डेडलॉक है 2020 से। अब यहां पर इशू ये सारा कि इस इशू में क्या पाकिस्तान ज्यादा अरसे अदम इस्तेकाम, एक नॉन फंक्शनल सेटअप और एक अंदरूनी टर्मोइल, जिसके अंदर दहशतगर्दी का फैक्टर भी आ गया, अब जिसके अंदर ये भी इशू आ गया है। अब देखें ना, ये अब आप कहें कि जी वो मशरिक़ी वुस्ता, वो मस्जिद अक्सा से आपका ताल्लुक नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही आपको यहां पर हुकूमत को मेरी तो दरख्वास्त होगी कि अगर फौरी तौर पे अगर अमेरिका या सऊदी अरेबिया वो कोई ना भी करे, यूएई ना भी करे, मस्जिद अक्सा के अंदर एक सेहूनी शख्स दाखिल हुआ है जो कि एक मकबूतुल हवास आदमी है, ठीक है ना, और जिसके ऊपर पूरी दुनिया का कंसर्न, जिसमें सऊदी अरेबिया, तो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, और मैं तवक्को करता हूं कि आएगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो आज हमने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि अच्छी हैं, जो आपको करनी है। मिसाल के तौर पे आपने बिजली बचाने के लिए सोलर पे जाना है, ये अच्छा इकदाम है, इसका कोई ताल्लुक, ये हुकूमत इलेक्शन आगे भाई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, जो करना ही करना है आपने, कि भाई आपने आने वाले दिनों में, यानी हमें पता ही नहीं, हमने अपने ऑप्शंस तो खुले रखने हैं ना, कि हमने अपनी एनर्जी कैसे लानी है फ्यूचर में जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब इशू ये सारा कि ये जो लड़ाई हो रही है इस वक्त बलदियाती, एक तो है कि जी निचली सतह पे जाने चाहिए इख्तियारात, बिल्कुल जाने चाहिए। दूसरा हंगर गेम्स भी हैं, हंगर गेम्स भी हैं कि किसका क्या, कौन किधर कैसे, क्योंकि इतना इस कदर एक पॉलिटिकली आप समझें कि एक अजीब सा एक कैनवस है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहा, कि जो एक सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्लियामेंट से बाहर हो। ऐसा कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए बेनजीर भुट्टो साहबा की 17 सीटें थी 97 के इलेक्शन में, वो बेनजीर भुट्टो साहबा असेंबली में बैठी थी जाके, सिर्फ 17 सीटें थी जब ये 2/3 मेजोरिटी आई थी नवाज शरीफ साहब की, लेकिन वो असेंबली में थी। असेंबली इससे ज्यादा देखें, अब तो राजा रियाज साहब भी नजर नहीं आ रहे, अब तो यानी हमें ये भी नहीं पता कि वो
जो ऑपोजिशन सो कॉल्ड असेंबली के अंदर थी वो क्या बात करी। नूर आलम खान साहब कभी कभी नजर आते हैं उनकी कमेटी वगैरह में, लेकिन उससे हटके तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ऑपोजिशन सारी बाहर बैठी हुई है और उसमें जो है ये पंजाब की हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, बलदियाती इलेक्शन इस्लामाबाद का क्या बनेगा, कराची का तलखी बढ़ रही है, कशीदगी बढ़े, इसमें खुदा ना खास्ता अगर कुछ तसादुम। एक तो बात अच्छी हुई कि वो आजम स्वाति साहब आज हो गए। मशल बुखारी हमारी बड़ी अच्छी कोलीग, बहुत अफसोस हुआ अभी कुछ देर पहले, दुख हुआ कि उनका कैंसर से इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सर ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में कार्रवाई जारी रखने का हुक्म जो है इजाज़त दी है। इस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस खान साहब के लिए इस वक्त पैदा होने जा रही हैं अगर ये मामला इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो? इंतखाबात की तरफ जाएं या ना जाएं, एक प्लान तो है कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए जी, लेकिन वो एक यानी एक ख्याल है सही, जिसको खान साहब साजिश कहते हैं। जिसको खान साहब साजिश कहते हैं, और जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है हो जाए। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं ना सियासत में, और ये भी हो सकता है कि खान साहब हो जाएं और ये भी खान साहब ना हो। असल जो इशू ये है कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, और सियासी इस्तेहकाम ना आने की वजह इस वक्त इमरान खान नहीं है, क्योंकि इमरान खान सड़कों पे तो नहीं है। इमरान खान तो रोज एक कोई इंटरव्यू उनका आ जाता है या उस पर इंटरव्यू पे बहस चढ़ जाती है। फिर उन्होंने बाजवा साहब को कहा, बाजवा साहब ने उनको कहा, उन्होंने ये किया, उन्होंने उस पर बहस, अगले दिन पूरा दिन लोग उसमें हुकूमत भी उसमें लग जाती है, सब उसमें। इशू यह है कि अदम इस्तेकाम ना आने की वजह यह है कि ये फंक्शनल सेटअप नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे ये बलदियाती इलेक्शंस का मामला हुआ, अब बलदियाती इलेक्शंस सिंध में कैसे होंगे, क्या लाइन, और इस वक्त डिलीवरी नहीं हो पा रही, इन लोगों को मिल कुछ नहीं रहा, लोग बेजार हो गए, थक गए, लोगों को भूल भी गए कि इमरान खान, यानी तकरीबन डबल हो गई हैं कीमतें, एक साल के अंदर दुगनी हो गई हैं। यानी आप सोचें कि एक कीमत कहां से कहां गई होगी इतने सालों में, और फिर एक साल में दुगनी हो गई। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चूंकि देने के लिए कुछ नहीं है, डिलीवर नहीं कर पा रहे, लॉन्ग टर्म मंसूबे मैशत के लिए, वो अब इसहाक डार साहब इस वक्त क्या करेंगे आगे? इसहाक डार साहब की भी सारी गलती तो नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से इमरान खान को कोसना वो भी एक अजीब। इसहाक डार साहब मेरे ख्याल से बात भी नहीं करते, वो तो इस वक्त यकीनन उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो सोच विचार कर रहे हैं, और मैंने सुना भी वजारत खजाना भी वो परेशान लगे हुए हैं सारे। लेकिन इशू ये कि ये लॉन्ग टर्म मंसूबे ना फौरी तौर पर क्या, भाई हम 4 महीने के बाद सोलर पे या 6 महीने सोलर पे उसको छोड़ दे, कल क्या होगा भाई, कल बाजारों में क्या होगा, परसों क्या आपके पास IMF आ रहा है नहीं आ रहा, आपकी बातचीत अगर बंद हो गई उनके साथ, तो जो कि बंद हुई है इस वक्त, अभी तक कोई इंडिकेटर तो नहीं आ रहा। तो इसलिए, और जंगें बढ़ रही हैं आसपास, अब उन जंगों के बढ़ने के क्या असरात होते हैं पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान किसी ब्लॉक में होता है, नहीं होता, और वो ब्लॉक किसकी मदद, कितनी क्वाड ने मदद कर दी आके इंडिया की? मुझे बताएं क्वाड ने इंडिया की मदद कर दी? नहीं कर सकी। क्या इस वक्त अरब लीग कोई लीबिया की मदद कर रहा है या यमन की? डिवाइडेड है। तो आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगले चंद दिनों में तय हो जाएगा कि ये अरेंजमेंट, ये सेटअप चल रहा है, चल पा रहा है, या खुद इसमें जो मौजूद शख्सियात हैं वो ये फैसला करती हैं कि ये नहीं चल पा रहा और इसको हम किसी तरह से इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं, या यह है कि कोई और इसको रास्ता निकालें जिसके नतीजे में पार्लियामेंट एक्टिव हो जाए। ये मौजूदा सिचुएशन ज़्यादा से बरकरार नहीं रह सकती। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।